वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी का ये दायित्व बनता है कि जो भारत की प्रियम्बल प्रस्तावना है उसको हम लगभग याद रखें, क्योंकि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें प्रस्तावना को शामिल किया गया है। यानी संविधान में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का संपूर्ण स्रोत हमारी प्रस्तावना है। इससे पूर्व में हमने 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा की, और आज हम पुनः लौटे हैं जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आईसीएस में, आरएएस के अंदर, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपकी एकेडमिक एग्ज़ाम में प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस लेक्चर को देखें, समझें। सबसे पहले हम थोड़ी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है उनमें एक एक शब्द को आप थोड़ा सा रीड करें, उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एदत्त द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है इनमें से अधिकतम सवाल आपकी एकेडमिक एग्जाम में तो इस प्रकार से बनेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय समझाइए, या समाजवादी ढांचे का आशय समझाइए, या पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए, लोकतंत्र का आशय समझाइए, गणतंत्र का आशय समझाइए, राजनीतिक न्याय का आशय समझाइए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का आशय समझाइए। इस प्रकार से बनेंगे, यानी कि आपके ये सवाल 20 शब्दों वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इन सब पे हम चर्चा कर लेंगे नीचे अभी। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल सवाल, ऑब्जेक्टिव जो सवाल हैं वो उस प्रकार से बन सकते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, तो आप उसमें आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। एक सवाल ये भी बनता है कि उस समय संवत कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है संवत 2006 विक्रमी संवत था। कौन सा था? विक्रमी संवत था, 2006 विक्रमी संवत था। और काफ़ी बार पूछा जा सकता है कौन सी सप्तमी थी या अष्टमी थी, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, मार्गशीर्ष महीना था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नीचे वाली लाइन तो आप बिल्कुल याद रखें कि भाई 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमारे संविधान को हमारी संविधान सभा ने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इन तीनों शब्दों के अलावा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने क्या किया, निम्न में से क्या नहीं किया। तो 3 शब्द तो ये दे देंगे, अंगीकृत दे देंगे, अधिनियमित दे देंगे, आत्मर्पित दे देंगे, एक स्वीकार शब्द दे देंगे।
तो आपको आंसर में वो करना है कि वो स्वीकार शब्द का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मर्पित किया था। क्योंकि राजनीति विज्ञान में शब्दों का बहुत माइन्यूट हेर फेर है, जिससे कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। अब कुछ जो मैंने ऊपर शब्द बताए थे उनका हम आशय देख लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग का यहाँ क्या आशय बनता है, जो हमारी प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, उसमें हम भारत के लोग का क्या आशय बनता है। तो ये आशय बनता है कि भारत के लोगों को एक संपूर्ण शक्ति के रूप में घोषित करता है। ये हम भारत के लोग, इसमें भारत को एक संपूर्ण शक्ति के रूप में घोषित करता है। ये शब्द हम भारत के लोग शब्द भारत को एक संपूर्ण शक्ति के रूप में क्या करता है, घोषित करता है। अब यहाँ एक नया शब्द उभर के आया है, इसको समझाना जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, ऊपर आया है संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक ही टाइटल है इनका, एक ही जैसा आशय है, इसको समझ लेंगे आप। संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि ऐसा कोई व्यक्ति, संस्था, देश या राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य, अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, यानी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र जो होता है, वो ही संप्रभु कहलाता है। तो भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, यानी वैदेशिक मामलों में, विदेश के साथ किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ नहीं रखना है, लड़ना है, किसी के साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार रखना है, क्या करना है, ये सारी नीतियां, भारत की परमाणु नीति, भारत की कृषि नीति, ये सारी चीजें किस प्रकार से हैं कि व्यक्ति अपने आप में, राज्य को कहने का आशय यह है कि जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, वही क्या है, संप्रभु व्यक्ति है, या संप्रभु देश है, या संप्रभु संस्था है, या संप्रभुता संपन्न है। तो यहाँ जो शब्द दिया है भारत की प्रेमबल में, संप्रभु संपन्न, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, क्या लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि वो संप्रभु है। फिर एक आशय समझाएंगे हम पंथ निरपेक्षता का। अब पंथ निरपेक्षता बहुत ही ऐसा कुछ समय से मुद्दा चलता आया है कि पंथ निरपेक्षता है क्या, और पंथ निरपेक्षता को लेकर भारत में काफी सवाल भी उठे हैं। तो उस संदर्भ में इसका आशय जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता का आशय है राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, और वो किसी भी धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। पहली चीज तो क्या हो गई कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, और सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। यानी कि किसी को वो संरक्षण, किसी एक निश्चित धर्म को संरक्षण नहीं देगा। उसके लिए हिंदू धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मुस्लिम धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ईसाई धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो सभी को समभाव से देखेगा, और किसी के लिए विशेष आरक्षण की या विशेष व्यवस्था नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों को खुला रूप से छोड़ दिया जाएगा कि सभी को अपने अपने धर्म की पालन करने की या उसकी स्तुति करने की छूट होगी। राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि राज्य का स्वयं का कोई धर्म है ही नहीं, उसके लिए तो सारे धर्म एक जैसे हैं। अगला है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आज क्या है, इतना पॉपुलर शब्द हो गया है क्योंकि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ उन्हें और मजबूत करने के लिए नए नए विचार आ रहे हैं, और व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका ध्यान रखने की जो व्यवस्था है वो एक तरीके से लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्या है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक कथन कहा था लोकतंत्र के बारे में कि जनता के द्वारा जनता के लिए होने वाला शासन क्या है, लोकतंत्र है। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए होने वाला क्या है, शासन क्या है, लोकतंत्र है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनता। जो लोग हैं, जिस देश में लोग रह रहे हैं, वहां के लोग ही निर्वाचन करेंगे, वो ही खड़े होंगे, और उनमें से प्रत्याशी जीतेगा, और वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, केंद्रीय विधानमंडल, इनमें जाएगा और वो शासन करेगा।
लेकिन शासन तो करेगा, लेकिन किसके लिए उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसको देख लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती हो और अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हो, ऐसी व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र कहलाती है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है गणराज्य। गणराज्य शब्द भी बहुत मायने रखता है, अपनी प्रियम्बल में है इसका उल्लेख है, तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, अनुवांशिकता के आधार पर नहीं। अब राज्य के प्रमुख को, तो यहाँ राज्य शब्द का उपयोग हमने इसलिए किया है कि पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राष्ट्र को राज्य के रूप में ही लिखा जाता है, और राज्य होने के अपने मायने हैं कि कोई चार चीज निश्चित जिसके पास होगी वही राज्य कहलाएगा। जैसे पहली, जनसंख्या, भूभाग, और क्या है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तीन तो बहुतों के पास है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता जिसके पास होगी वो ही राज्य कहलाएगा। तो जैसे हम थोड़ी सी एक चर्चा करें कि राजनीति विज्ञान के विषय के विद्यार्थी होने के नाते, कि क्या राजस्थान राज्य है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में? नहीं, क्योंकि राजस्थान के पास जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन क्या नहीं है? वो संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता मतलब अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता हो सकती है कुछ मामलों में, कुछ विषयों पर कानून बनाने और उन पर सर्वोच्चता स्थापित होगी उनकी, लेकिन जब कहीं ऐसा कोई विवादित स्थिति आ जाती है, आपात स्थिति आ जाती है, या राष्ट्रपति शासन होता है, तो उनकी सत्ता छिन जाती है और सारा शासन कहाँ चला जाता है? केंद्रीय शासन व्यवस्था में उनका शासन चला जाता है। तो राज्य कौन कहलाएगा? जिसके पास क्या होगी? जनसंख्या होगा, भूभाग होगा, सरकार होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? संप्रभुता होगी। वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। तो पॉइंट पे लौट आते हैं वापस कि गणराज्य, भारत को गणराज्य क्यों कहा गया है? कि भारत का जो प्रमुख है, और प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वो किसके द्वारा होगा? चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा अपने पद को प्राप्त करेगा। किसके आधार पर नहीं करेगा? अनुवांशिकता के आधार पर, या वंशवाद के आधार पर, या पिता का पुत्र को बना देना, इस प्रकार का आधार नहीं रहेगा। जैसे ब्रिटेन में है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? गणराज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है राजनीतिक न्याय। ऐसी व्यवस्था जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय कहते हैं। या बिल्कुल सीधी बात है, जहां आदमी खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके, गरीबी अमीरी के भेदभाव को ना देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट रखा गया है। तो मतदान, चुनाव लड़ना और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार जहां होता है, वहां पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। तो भारत में जो प्रस्तावना है उसमें इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। और राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? मतदान के द्वारा, चुनाव लड़के और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार रखकर। ठीक है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अब एक पॉइंट आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसमें होता है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपभोग करने तथा बिना बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त होगा। यानी कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलेगा। यानी सभी एग्जाम्स में, सभी कार्य में उसे कोई ऐसा उसके ऊपर बंधन नहीं होगा कि आप गरीब हैं, या फिर आप के ऊपर ये बाउंडेशन है, या फिर केवल ये वर्ग ही इसमें शामिल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का संपूर्ण उपभोग करने का अवसर दिया जाएगा, और कोई बाधा नहीं होगी उनके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, न कि समाज में उसकी स्थिति। अब बंधुता का जो आधार है उसमें भी ये बात स्पष्ट की गई है। जो बंधुता शब्द है उसको बढ़ाना, बंधुता, भारत में ऐसी बंधुता बढ़ाना। तो बंधुता कैसे बढ़ेगी? कि व्यक्ति के साथ व्यक्ति के रूप में ही उसके व्यवहार हो। ऐसा नहीं हो कि ये फला समाज का है, उसमें समाज की स्थिति क्या है, वो गरीब है, या फिर वो फला जाति से है या वर्ग से है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा।
तभी वो बंधुता बढ़ेगी। तो भारतीय प्रस्तावना भी कहती है कि बंधुता तब बढ़ेगी जब व्यक्ति के आधार पर गरिमा होगी, ना कि समाज में उसकी स्थिति के आधार पर। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आप देखेंगे, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ, 1947 में हुआ। और 1947 में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और क्या शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। अब एक देखते हैं, संविधान सभा, जब हमारी संविधान सभा बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो केटी शाह थे। केटी शाह ने समाजवादी दर्शन का प्रस्ताव रखा था। ये सवाल काफी बार आ जाता है कि संविधान सभा में समाजवादी दर्शन का प्रस्ताव किसने रखा, तो केटी शाह ने रखा था। लेकिन नेहरू जी ने इसका विरोध किया और कहा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में इसकी पहले से ही इसको शामिल कर लिया गया है, कि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें इनको पहले से ही शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रस्ताव को रिफ्यूज या मना कर दिया गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि थी, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। अब आप, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक भारत की प्रस्तावना को आराम से समझ गए होंगे, और फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पर एक बार बात करके उसकी पूछ लें, या फिर आप एक बार उसको नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर में कि हमें सर से ये बात करनी है या पूछना है। तो जब भी हम रूबरू होंगे तो उसका सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, शुभ